हे गाइस। आप आजकल न्यूज़ में देख रहे होंगे कि एवरीडे कश्मीर में कुछ सिविलियंस के मरने की या कुछ आर्मी या पुलिस के लोगों के शहीद होने की खबर आती रहती है। तो कश्मीर आजकल एक बहुत ही बुरे हालात में है इन टर्म्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। और अगर कोई पूछे कि साउथ एशिया का सबसे बड़ा इशू क्या है, तो भी ये कोई कहना बड़ी बात नहीं होगी, ओवर स्टेटमेंट नहीं होगी कि अगर साउथ एशिया की सारी प्रॉब्लम्स के पीछे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो कश्मीर इशू टॉप पे होगा। और एक छोटे लेवल पे उसके साथ चाइना भी इन्वॉल्व है। करंट डेज में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो इस प्रॉब्लम का हिस्सा बनती जा रही है, वो है इंक्रीजिंग इस्लामाइजेशन कश्मीर के अंदर, और वो भी पॉलिटिकल यूजेस के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ पार्टीज़ या कुछ ग्रुप्स वहाँ के जवान लोगों को या यूथ को इस नाम पे भड़का रहे हैं कि जो अगर आप गवर्नमेंट के साथ हो, या फिर अगर आप विरोध नहीं कर रहे, या फिर अगर आप दंगा नहीं मचा रहे, या फिर अगर आप लोगों को मार नहीं रहे, तो आप अपने रिलीजन के अगेंस्ट जा रहे हो। आप गलत का साथ दे रहे हो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिलीजन। दूसरी, इससे इसका जो रैमिफिकेशन निकल के आ रहा है वो ये है कि इससे यूथ अब मेंटल लेवल पे ऑलमोस्ट बर्बाद हो रही है, रेडिकलाइज हो रही है। जो टेररिज्म के इश्यूज़ हैं मिडिल ईस्ट में या नॉर्थ अफ्रीका में, फॉर एग्जांपल लीबिया हो गया, या नाइजीरिया में जैसे बोको हराम है, वहाँ पे एग्जैक्टली सेम इश्यूज़ हैं। बस वहाँ पे वो बड़े लेवल पे निकल कर आ गए हैं, और यहाँ पे अभी ये छोटे लेवल पे है, तो इसलिए इतना पता नहीं चल रहा। लेकिन इसके जो नेगेटिव इफ़ेक्ट हैं वो यही हैं। एक और इसका अगर आपको एग्जांपल देखना हो तो आप आराम से देख सकते हो कि अभी तक वहाँ पे कम से कम दर्जन भर टेररिस्ट ग्रुप्स उग आए होंगे। जैसे अनवांटेड वीड्स उगाते हैं ज़मीन में, खेतों में, खाली जगह पे, वैसे टेररिस्ट ग्रुप्स उग रहे हैं वहाँ पे। कम से कम दर्जन भर तो होंगे, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, हरकतुल इस्लाम एंड वट एवर। और नाम, अगर आप इनके नाम देखोगे तो ऑफ कोर्स रिलीजन को यूज़ कर रहे हैं, और रिलीजन के नाम पे ही यूथ को भड़का रहे हैं। क्योंकि आपको लोगों को मोबिलाइज करने के लिए कोई जस्टिफिकेशन तो देनी होती है ना। आपको चाहे आप कितना भी बड़ा गलत काम कर रहे हो, अपने एंड से आपको एक यू नो एक स्टैंड लेना होता है कि भाई मैं जो हूँ वो सच की लड़ाई लड़ रहा हूँ, या मैं ठीक हूँ, बेसिकली किसी भी बेस पे, रिलीजन के बेस पे या प्रिंसिपल के बेस पे। बट आपको ये दिखाना होता है अपनी टीम को या अपने ग्रुप को या जिन लोगों को आप अपने साथ मिलाना चाहते हो कि मैं ठीक कर रहा हूँ। बेसिकली ये बात है, बेसिकली ये कि मैं एथिकली करेक्ट हूँ और सामने वाला गलत कर रहा है। तो जैसा कि आपको पता है कि रिलीजन ही यूज़ होता है सबसे ज़्यादा इस तरीके के कामों के लिए। दूसरा, एक चीज़ आपने देखा होगा कि इंडिया का जो स्टैंड है कश्मीर इशू पे विद पाकिस्तान, वो पुराने समय के हिसाब से मोर एंड मोर स्टबर्न होता जा रहा है। मोर एंड मोर स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेता जा रहा है इंडिया एज ए कंट्री। ठीक है, ऐसा हमेशा से नहीं था। इनफैक्ट जो पहले प्रधानमंत्री थे भारत के, जवाहरलाल नेहरू, वो खुद यूएन में गए थे क्योंकि वो इस इशू को सॉल्व कराना चाहते थे। तो वो खुद यूएन में गए थे। तो इंडिया शुरू से इसे सॉल्व करना चाहता था। बट अगर आप इसको प्रोजेक्ट करना चाहो तो आप एक ऐसे ग्राफ की तरह प्रोजेक्ट कर सकते हो जिसमें एक ग्राफ में इंडिया का जो एटीट्यूड है इस पूरे इशू के ऊपर, उसकी जो स्ट्रॉन्गनेस है वो बढ़ती जा रही है विद टाइम। और इसके बहुत सारे रीजंस हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया को इस इशू के ऊपर 3-4 वॉर्स लड़नी पड़ चुकी हैं अभी तक पाकिस्तान के ऊपर। उसके बाद पाकिस्तान के साथ, आई मीन सॉरी, उसके बाद इंडिया के ऊपर कॉन्टीन्यूसली टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, जिसमें से कि मोस्ट फेमस आर मुंबई अटैक्स, एंड उसके बाद संसद के ऊपर भी अटैक हुआ था। उसके बाद पाकिस्तान का कंटिन्यूसली कश्मीर में और इंडिया के दूसरे रीजन्स में इंटरफेयर करना, और
पॉलिटिकल मैटर्स में और लोगों को कंट्री के अगेंस्ट भड़काने जैसे इश्यूज भी सामने आते रहे। तो जब ऐसा होता है कि जब आप किसी को कंटिन्यूअसली तंग करते रहते हो तो कभी ना कभी वो बंदा धीरे धीरे इससे स्ट्रांग होता जाता है, और शुरू में इतना विरोध नहीं करता, लेकिन अगर आप किसी को कंटिन्यूअसली तंग करोगे तो उस सामने वाली पार्टी का विरोध बढ़ता जाएगा। तो शायद ये वो वाला इफ़ेक्ट यहाँ पे आ गया है। उसके बाद हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने काफ़ी क्रिएटिविटी दिखाई है इस कश्मीर के इशू के ऊपर। अगर आप देखोगे तो मैं आई हैव नथिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। मैं चाहूँगा कि इंडिया और पाकिस्तान अगर दोस्त बन सकें तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात होगी, और इससे अच्छी शायद कोई बात नहीं हो सकती करंटली हमारी दोनों कंट्रीज़ के लिए, इनफैक्ट पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर से तो सभी डरते हैं। तो फर्स्ट क्या था उनकी क्रिएटिविटी कि वो उन्होंने 98 में कर दी थी, 1948 में, आई एम सॉरी। तो उन्होंने अपने मिलिशिया जो कि उनके नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के लोग थे, तो उनको वहाँ पे इन्फिल्ट्रेट करा दिया कश्मीर एरिया में। कश्मीर पे उस वक्त माइंड यू किसी का भी कब्ज़ा नहीं था, ना इंडिया का ना पाकिस्तान का, एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी थी। उन्होंने अपने ग्रुप्स इन्फिल्ट्रेट कराए वहाँ से, और उनका कहना ये था कि हमारा इन पे कोई कंट्रोल नहीं है, ये अपने आप से एक इनिशिएटिव लेते हुए ये लोग चले गए हैं, जबकि ऐसा नहीं होता, ये सबको पता ही है। और अगर गए भी हैं तो भी वो आपकी कंट्री से गए हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी है। तो वहाँ के राजा हरी सिंह ने कैसे इंडिया की हेल्प की और एनेक्सेशन की, ये सबको पता ही है। तो पहली क्रिएटिविटी उन्होंने ये दिखाई। उसके बाद जो हुआ सबको पता है। उसके बाद दूसरी क्रिएटिविटी उनकी ये थी कि कश्मीर में वो इंटरफेयर करते रहे वहाँ की पार्टीज़ के साथ, वहाँ पे लोगों को अपने साथ मिलाते रहे, और जो उनके जितने एरिए पे उन्होंने ऑक्यूपाई, जितने एरिए को उन्होंने कर लिया था, उतने एरिए पे कभी भी उनकी तरफ से कोई ऐसा एलिगेशन नहीं आया, ना हमने क्योंकि कोशिश की कि हमने इंटरफेयर किया है, ठीक है। लेकिन वो करते रहे, वो अपनी पार्टीज़ यहाँ पे बनाते रहे, अपने लिए बंदे इकट्ठे करते रहे। उन्होंने वॉर्स लड़ी, जिसमें से कि लास्ट थी कारगिल वॉर। उन्होंने हमला किया इस इशू के ऊपर। तो ये एक अनदर क्रिएटिविटी, मतलब कुछ ना कुछ अपने एंड से वो क्रिएटिव बनते रहेगी, नए नए सॉल्यूशन निकालने के तरीके निकालते रहे कि चलो ये करके देख लेते हैं, वो करके देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने नया तरीका निकाला कि उन्होंने टेररिज्म का आइडिया निकाला, मतलब कि चलो टेररिस्ट सेंड करके ट्राई करते हैं कि इंडिया में 3-4 जगह बम फाड़ दो इधर उधर और ब्लास्ट करवा दो, बंदे मार दो, तो शायद कश्मीर मिल जाएगा। तो लेकिन वो भी नहीं हो पाया। लेकिन अब जो वो कर रहे हैं, अब वो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन को रिलीजन के नाम पे रेडिकलाइज कर रहे हैं। इनफैक्ट वो ये करते रहे हैं ओवर द टाइम, बट अब वो इस चीज़ को ये पहले पार्ट टाइम साइड टूल यूज़ हो रहा था कि धीरे धीरे साइड में हो रहा था, अब वो इस पे ही पूरा फोकस कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि लोकल लोगों को ही समहाउ भड़काओ, समहाउ कैसे भी उनको रेडिकलाइज करो, जो कि अगर उन्हें समझ में नहीं आ रहा तो आई डोंट नो, बट उनके लिए भी एक नेगेटिव बात होगी, क्योंकि वट एवर इवन अगर कश्मीर इंडिया के साथ भी रहता है और है, तो एक पड़ोस के एरिया में इतनी ज़्यादा रेडिकलाइज पॉपुलेशन होगी तो उनके लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जहाँ उनके एरिया में पॉपुलेशन रेडिकलाइज हुई है, वहाँ उसके जो इफ़ेक्ट्स हुए हैं वो उनके लिए भी कुछ खास अच्छे नहीं हुए। उसके बाद इंटरनेशनली वो बात करते हैं UN कन्वेंशन की, जिसमें कि कई इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने उनको आगे पॉइंट आउट किया हुआ है कि भाई आपका ये पूरा का पूरा UN कन्वेंशन का पॉइंट ही गलत है, इसका फर्स्ट स्टेप आप ही नहीं उठा रहे। देयर इज़ अ प्रोसीजर टू दैट UN कन्वेंशन, उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो आपने लेना है, वो आप ही स्टार्ट नहीं कर रहे, तो इंडिया कैसे स्टार्ट कर सकता है। तो वो अगेन ये लगेगा कि मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, लेकिन अगेन वो भी एक बोगस क्लेम है, क्योंकि अगर उन्हें उस तरीके से जाना है तो फर्स्ट स्टेप उठाना चाहिए। अब करंट सिचुएशन कश्मीर में ये है कि वहाँ के यूथ और जो जवान लड़के हैं वो कॉलेज में जाके पढ़ने की बजाय ज़्यादातर नॉट एवरीबडी, बट जो भी जिनके पास भी साधन इतने नहीं है कि वो कर सकें, या फिर जो भी उनकी बातों में आ जाते हैं, वो कॉलेज में जाके पढ़ने की बजाय सड़क पे आके पत्थर मारने में और प्रोटेस्ट करने में अपना
टाइम वेस्ट कर देते हैं बहुत सारा, जो कि उनके फ्यूचर के लिए ऑफ कोर्स अच्छा नहीं है। और उनके रिलीजियस नैरेटिव ने इस पूरे जो कश्मीर फ्रीडम जो मूवमेंट था एक टाइम पे, जो कि उनके पर्सपेक्टिव से कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट था, जो जो लोग विरोध करते हैं इंडिया का कश्मीर में उनके पर्सपेक्टिव से, तो उसको चेंज कर दिया है कि अब हमें कश्मीर में फ्रीडम या पाकिस्तान से जुड़ना नहीं है, अब हमें कश्मीर में एक खिलाफत बनानी है। फॉर एग्जांपल जैसे आईसिस है, तो आईसिस टाइप की कोई कैलिफेट बनानी है हमें कश्मीर में। तो अब वो इस लेवल पर आ गए हैं, और अगर पाकिस्तान को लगता है कि ये एक अच्छी बात है, तो उनको जो अभी करंट एग्जांपल है सीरिया और इराक में, खैर इराक से तो उन्हें निकाल दिया गया, तो उससे ज़रूर थोड़ा सा सबक लेना चाहिए। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे पाकिस्तान को खुद क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, क्योंकि अक्सर उनके जो पढ़े लिखे लोग हैं या फिर जो स्मार्ट पीपल हैं वहाँ पे, वो क्लेम करते हैं कि हमें इन लड़ाइयों से निकल के इकोनॉमिक ग्रोथ और कंट्री को जो आम लोग हैं उनकी सिचुएशन कैसे बेटर हो, इसके लिए काम करना चाहिए। तो अगर आपको इसके लिए काम करना है, तो और आपके पड़ोस में एक एरिया है, उसकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा रेडिकल है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आईसिस सीरिया में एक्टिव है, तो उसकी जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो टर्की पे आ रहे हैं, जबकि टर्की एक बहुत अच्छा ऑलमोस्ट डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री के बॉर्डर स्टेट पे है। उसकी जो प्रॉब्लम है वो टर्की को भुगतनी पड़ रही है। टर्की की एक सिटी है गाजियान्टेप, वहाँ पे ब्लास्ट हुआ था, उसमें 100 से ज़्यादा लोग मरे थे, जो कि आईसिस ने किया था, और ये वन ऑफ द एग्जांपल्स है। ऐसा कई इंसिडेंट्स टर्की में हो रखे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। तो आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान के जो समझदार लोग हैं वो ऐसा चाहेंगे कि वैसी सिचुएशन उनके साथ भी हो, क्योंकि अगेन ये वही है, उन्हें लग रहा है कि वो कश्मीर के लोगों को इंडिया के अगेंस्ट भड़का रहे हैं, और यही सोच के उन्होंने पहले पाकिस्तान के अगेंस्ट तालिबान बनाया था। बट अगर आप सांप पालते हो तो वो भी कभी ना कभी काट सकता है। तो इस पूरी सिचुएशन का फ्यूचर क्या निकलेगा, ये तो दो चीज़ें दिख रही हैं अभी यहाँ से। या तो सभी पार्टीज़ जो इसमें इंक्लूड है, सेपरेटिस्ट गवर्नमेंट और भी जो छुटपुट है वहाँ की सरकार, सब मिल के बैठें और एक दूसरे की बात सुने और एक दूसरे की इश्यूज़ को समझें, और एक पीसफुल इसका सॉल्यूशन निकाल लें, जिसके कि ऑलमोस्ट मिनिमल चांस है, शायद 2-1%। और दूसरा जो मोर प्रोबेबल रास्ता मुझे लग रहा है, वो ऑफ कोर्स वही है, ब्रूट फोर्स यूज़ करने का रास्ता, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी देश ऐसे टेरिटरी अपनी गिव अप नहीं कर सकता। सेम किसी और कंट्री पे सेम इशू लागू हो सकता है, कोई कंट्री ऐसे अपनी टेरिटरी गिव अप नहीं करती, और स्पेशली अगर इस तरीके से रेडिकलाइजेशन या फिर टेररिज्म से उसको भड़का के कोशिश की जाए, कोई भी नहीं करेगा। इनफैक्ट दुनिया भी इसको सपोर्ट नहीं करेगी कि ऐसा किया जाए। जैसा कि अभी न्यूज़ में आ रहा था कि इंडियन गवर्नमेंट इज़राइल से इसके बारे में हेल्प ले रही है कि किस तरीके से मास प्रोटेस्ट को कंट्रोल करना चाहिए और किस तरीके से उसे हैंडल करना चाहिए। तो यही कुछ होगा। अगर एक पीसफुल सोल्यूशन नहीं निकलेगा तो गवर्नमेंट ब्रूट फोर्स अपनाएगी, ताकत का इस्तेमाल करेगी, और सारी गवर्नमेंट्स करती हैं। कोई भी देश दुनिया में इस तरीके से आतंकवाद के आगे झुक के टेरिटरी लूज़ नहीं कर सकता, है ना। गवर्नमेंट का काम है, ऑर्डर हैज़ टू बी रिस्टोर्ड। तो आई होप कि इसका कुछ पीसफुल सॉल्यूशन निकल आए, हालांकि उसके बहुत कम चांसेस हैं, और ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि हार्ड वे के थ्रू ही इसका कोई सॉल्यूशन होगा। लेकिन आई होप अगेन कि इसका कोई पीसफुल सॉल्यूशन निकले, लोग एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को और बातों को समझें, एक दूसरे के इश्यूज़ को समझें, और इसका कोई पीसफुल सॉल्यूशन निकालें। बट अभी ऐसा कुछ होता हुआ नियर फ्यूचर में दिखाई नहीं दे रहा।